देखा था, डायरेक्ट टैक्स देख लिए थे ना हम लोग। यस सर। ठीक है। चलिए, इसमें ये बताइए कि ये जो हमने कर लिखवाया था आप लोगों को, गिफ्ट टैक्स और एसटीटी और ये सारे टैक्स, इसको एलोबरेट करें कि आप लोग इसको कंफर्म कर लेंगे, मतलब कि कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा? शॉर्ट में बता दीजिए सर। अच्छा ठीक है। डिटेल में लिखने को तो नहीं आता है सर? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। डिटेल में लिखने को तो नहीं आएगा, लेकिन आपको जानकारी उसकी रहनी चाहिए कि कब कहाँ कौन सा लगेगा। तो अगर दिक्कत ना हो तो फिर हम लिखवा दे रहे हैं, कोई समस्या नहीं है। नॉर्मली तो सब पता ही है कि आय कर आय पे लगेगा, है ना, संपत्ति कर संपत्ति पे लगेगा, ब्याज कर ब्याज पे लगेगा। हाँ जो हम लोग उसमें है ना, उपहार कर उपहार पे नॉर्मली तो चीज इतना तो पता ही है। हाँ बाकी कुछ एक्स्ट्रा होता हो तो बता दीजिए। हाँ, तो ठीक है। इसमें देखिए, जो गिफ्ट टैक्स है उसमें क्या कॉर्पोरेट टैक्स क्या है। कॉर्पोरेट टैक्स जो है, जैसे इनकम टैक्स तो आपको मालूम है कि आप लोगों की इनकम पे लगेगा, ठीक है। और जो व्यक्ति के द्वारा जो बड़ी संस्था बनाई जाती है उस पे लगेगा कॉर्पोरेट टैक्स। तो कॉर्पोरेट टैक्स में लिख लीजिए आप लोग, जिसे हिंदी में बोलते हैं निगम कर। कुछ जो इंपॉर्टेंट टैक्स है उसको हम लिखवा दे रहे हैं। अच्छा ये बताइए, जैसे मान लीजिए कोई कंपनी है या कोई व्यक्ति है, किस पे टैक्स लगेगा? शुद्ध, उसकी जो शुद्ध इनकम होती है, ठीक है, शुद्ध आय पे टैक्स लगेगा। तो अब यहां ध्यान रखिएगा, कॉर्पोरेट टैक्स में हम लोग लिखेगा किसी कंपनी की शुद्ध आय, शुद्ध वार्षिक आय, किसी कंपनी की शुद्ध वार्षिक आय, it is levied on the profit of the companies, किसी कंपनी की शुद्ध वार्षिक आय पर लगाए जाने वाला यह एक प्रत्यक्ष कर है, यह एक प्रत्यक्ष कर है। कौन सा? निगम कर। निगम हाँ, कर। निगम कर, ठीक है, प्रत्यक्ष कर है। वर्तमान में इसकी दर 25% है। इट इज लेविड ऑन द प्रॉफिट ऑफ द कंपनीज और कॉरपोरेशन इन वन फाइनेंशियल ईयर, ठीक है। It is levied on the profit of the companies or corporation in one financial year. Now the corporate tax rate is 30%. वर्तमान में इस कर की दर 30% है। सर 25 बताई थी आप। नहीं नहीं, अभी बता रहे हैं ना, 25% है। लिखेगा आगे, 50 करोड़ से कम का सालाना कारोबार करने वाली कंपनियों के लिए, 50 करोड़ से कम का सालाना कारोबार करने वाली कंपनियों के लिए बिलो 50 करोड़ पर ईयर इनकम, it will charge 25%। 50 करोड़ से कम का सालाना कारोबार करने वाली कंपनियों के लिए निगम कर की दर 30% से घटाकर 25% कर दिया गया है। लेकिन ध्यान रखिएगा, हम आपको इसलिए बता रहे हैं थोड़ा सा धीरे धीरे है, क्योंकि अभी जब बजट पास होगा तो ये डेटा क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। चेंज हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। इसलिए आप जब बजट,
ठीक है, जब बजट पास होगा तो इसको आप भी ध्यान रखेंगे, और बजट पास होगा तो बजट वाला चैप्टर हम पढ़ाएंगे, जहां जहां करेक्शन कराना होगा। हाँ बोलिए। तो सपोज दैट कि एक व्यक्ति ने एक कंपनी खोली है, अब वो उसकी कंपनी भी चला रहा है और वो व्यक्ति भी, तो उसका अगर प्रॉफिट होता है तो कंपनी का प्रॉफिट होता है और व्यक्ति का भी प्रॉफिट होता है, तो व्यक्ति का भी इनकम टैक्स चुकाना होगा और कंपनी का भी इनकम टैक्स चुकाना होगा, व्यक्ति अगर का आप कॉर्पोरेट टैक्स। सुन, हाँ, अगर आप कोई कंपनी खोलते हैं तो कंपनी का अकाउंट अलग होगा, और आप उस कंपनी के सीईओ हैं, सर तो आपकी तनख्वाह नहीं आएगी, आएगी। तब तो ना लीजिए, तो ये कम दीजिए। लेकिन कंपनी की पोजीशन पे हैं तो आप भी तो प्रॉफिट कमा रहे हैं ना, तो आप व्यक्तिगत तौर पे भी कमा रहे हैं। कंपनी का अकाउंट इसीलिए अलग होता है और व्यक्ति का अकाउंट अलग होता है। अनिल अंबानी और मुकेश अंबानी की भी तनख्वाह आ रही होगी महीने की, ठीक है। तो क्या हो गया, तो जो 50 करोड़ से कम के कारोबारी हैं उन पे थोड़ा सा छूट दे दी गई थी पिछले बजट में कि उन्हें 30% नहीं देना होगा, उनको देना होगा कितना, 25%। और जो 50 करोड़ से ऊपर हैं उनको देना पड़ेगा, हमने कहा 50 करोड़ के बाद प्रोपोर्शनल टैक्स फिक्स है कि यानी आपको देना है कितना, 30%, ठीक है। और उसके बाद अगली हेडिंग डालेंगे न्यूनतम वैकल्पिक कर, मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स। ये क्लियर हो गया ना, निगम कर क्या है। Yes, sir. यस ठीक सर, है, यस सर। इसमें लिखेगा मैट, इसे शॉर्ट में बोलते हैं मैट, MAT, मिनिमम, सॉरी, हाँ, मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स, न्यूनतम वैकल्पिक कर। यार मैंने थोड़ा लेट ज्वाइन किया था, लास्ट वाला कॉर्पोरेट टैक्स था ना। हाँ, कॉर्पोरेट टैक्स था, ठीक। ठीक है। मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स अगला है। अब देखिए क्या होता है कि ये कंपनी ये क्या है कि जैसे मान लीजिए कि कोई नई कंपनी खुलती है, पहले तो ध्यान रखिएगा, ध्यान से सुनिए, ये क्यों बनाया गया, इसका दो पर्पज है। अगर कोई नई कंपनी खुलती है और उसका जो बिजनेस है वो 20 करोड़ से नीचे है, तो अब वो भी 25% दे तो क्या चल पाएगी ज्यादा देर। अभी इनिशियल स्टेज में सबसे ज्यादा तो टैक्स है। पहली चीज तो जो नई जो कंपनी निगम कर नहीं देती है, तो निगम कर में कितना दायरा आ रहा है, 25% और 30%, ठीक है। जो कंपनी यानी जिस पर निगम कर का भुगतान नहीं हुआ है, उन कंपनियों पर नॉर्मली जो टैक्स लगाया जाता है वो कौन सा लगाया जाता है, क्योंकि कैटेगरी देखिए, मिनी रत्न है, नवरत्न है और महारत्न है। तो मान लो कि महारत्न पे 30% हो गया, ठीक है, और उसके बाद नवरत्न पे हो गया क्या, 25%। तो मिनी रत्न भी तो, क्योंकि लघु उद्योगों को भी तो बढ़ावा देना है, ठीक है। तो क्या होता है कि पहली चीज तो जो कंपनी निगम कर के दायरे में नहीं आती है उस पर जो कर लगाया जाता है वो कौन सा लगाया जाता है, मैट। और इसका रेट जो है पिछली बार डिसाइड किया गया था 18.5%, ठीक। दूसरा पॉइंट देखिए कि मैट कब लगता है। अब मान लीजिए कि हमने कहा था ना कि अज्जू भाई आप अलमारी में पैसा रखे थे, तो सरकार फायदा कैसे लेगी। देखिए, अगर मान लीजिए आपने 50 करोड़ के ऊपर वाला बिजनेस करना प्रारंभ कर दिया, अब 50 करोड़ के ऊपर वाला जो बिजनेस करना प्रारंभ कर देंगे तो स्थिति क्या आएगी कि मान लीजिए आप 1000 करोड़ कमाए, तो 1000 करोड़ कमाए तो आपको नहीं लगता है कि 5 लाख पे चोरी करना शुरू कर देते हैं लोग, ठीक है। तो आप 5 लाख अलमारी में ले जा रहे थे, तो आपको लगता है कि मुकेश अंबानी बचाने का प्रयास नहीं करेंगे अपना, करेंगे। तो इसका मतलब कि 500 करोड़ वो निकालेंगे। अब 500 करोड़ निकालेंगे तो सरकार ने क्या किया कि सरकार को सब कुछ पता है, ध्यान रखिएगा, पापा हैं, सब कुछ जानते हैं, ठीक है। इसलिए मना करते हैं कि बेटा ये काम मत करो, क्योंकि वो प्रैक्टिकली काम कर चुके थे, ठीक है। तो कहा जाता है डोंट ट्राई टू टीच योर फादर, कि अपने बाप को पढ़ाना मत सिखाओ। अब कुछ चीजें होती हैं जैसे, तो अब वो बेचारे जानते हैं कि बच्चे हैं, कोई बात नहीं है। अब स्थिति क्या आती है कि मान लो कि 5000 करोड़ कमाए, उसमें से 1000 करोड़ ये किनारे कर दिए, क्योंकि 1000 करोड़ पे 3000 करोड़ टैक्स तो देना पड़ेगा ना, सॉरी 300 करोड़। अब वो 300 करोड़ के चक्कर में देखिए सरकार क्या कर, अब क्या जितना ये एक्सपोर्ट किए थे
और जितना इंपोर्ट किए थे उसका अगर सरकार ढूंढना चाहे तो निकाल नहीं लेगी। वो जानती है कि चोरी करते हैं, पापा भी जानते हैं कि बच्चे कुछ झटक लेते हैं 150, कोई बात नहीं, जाने तो बच्चे हैं, ठीक है। तो अब स्थिति क्या आती है, अब मुद्दा ये आया कि अगर 1000 करोड़ वो निकाल के अलग से रख लिए, अब उसके बाद ये हुआ कि ये बड़ा अमाउंट है ना, एक छोटा व्यक्ति चोरी करता है तो 2-4 लाख का चोरी करता है, लेकिन अगर सारे लोग ऐसे बड़ी-बड़ी कंपनियों के लोग चोरी करने लगेंगे तो उनको डराने के लिए ये कर बनाया गया। चिलैया कमेटी का नाम सुना है ना आप लोगों ने, ठीक है। उनको अब वो गठित किया गया तो उन्होंने कहा क्या किया जाए, उन्होंने कहा कि एक काम करते हैं कि जैसे मान लीजिए कि अनिल अंबानी या मुकेश अंबानी ने क्या किया, उन्होंने कहा कि एक काम करो इस कर को बनाओ, बहुत फायदा होगा। सरकार ने कैलकुलेशन करा कि अनिल अंबानी का टोटल मिला के 10,000 करोड़ रुपया प्रॉफिट आया है, ठीक। और इन्होंने क्या किया कि 3,000 करोड़ रुपया अलमारी में रख दिया, गायब कर दिया, तो इसका मतलब कि टोटल कितना दिखाए, 7,000 करोड़ दिखाए। तो टोटल मिला के 30% के हिसाब से 7 का कितना लगा, 7 त्रिक 21, यानी 2100 करोड़, क्या बोलते हैं 210 करोड़ रुपया, हाँ 2100 करोड़ रुपया देंगे ना, तो 2100, और सरकार का नुकसान कितना हो रहा है, 3,000 पे निकाल लिए हैं, तो 3 त्रिक का 9,000, यानी 900 करोड़ का तो नुकसान हो रहा है ना, क्योंकि अगर पूरा टोटल दिखाए होते 10,000 तो 30% का कितना मिलता, 3,000 करोड़ मिलता, लेकिन मिला तो कितना, 2100 करोड़ मिला ना सरकार को, तो 900 करोड़ का सरकार का नुकसान हो रहा है। अब देखिए बड़ा आदमी है, क्योंकि देखिए बच्चे गलती कर देते हैं छोड़ दिया जाता, लेकिन बड़ा करेगा तो गलती छोड़ी नहीं जाएगी, परिवार वाले तुरंत इकट्ठा हो जाएंगे, क्या अब क्या मुद्दा करना है, ठीक है। अब ये हुआ कि अब ईडी लगाई गई, इनकम टैक्स लगाया गया, सारे लोग लगा दिए गए, ऑफिस में पहुंचे, जो जहां है वहीं से बैठ जाओ भाई, सारा कागज पत्तर उल्टा गया, उसके बाद जितना बैलेंस शीट है उसको मिलाया गया। तो अब ये हुआ कि हाँ इतना का हिसाब हो रहा है 10,000 करोड़ का, और आप दिखाएं कितना, 7,000 करोड़, बाकी 3,000 करोड़ कहाँ है, तो पकड़ा तो गए। तो उन्होंने कहा कि ऐसा है कि पकड़ा गए हैं, तो उन्होंने कहा कि 3,000 करोड़ आपका कहाँ, क्योंकि हिसाब में जो आ रहा है वो तो 10,000 करोड़ आ रहा है, लेकिन तो जब वे पकड़ा गए तो इनके लिए कहा गया कि ऐसा है कि अगर चोरी करोगे तो 2 साल की सजा है, ठीक। तो उन्होंने कहा कि इसके अलावा कोई ऑप्शन, तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल हम सजा देने थोड़ी ना आए, हम तो आए हैं रुपया लेने, वो तो एक ऑप्शन है, सजा नहीं, तो फिर समझिए। तो बोले क्या, तो अब बोले कि 3,000 करोड़ कहाँ है, बोले अलमारी में रखा है, तो खोला गया, तो पहले 3,000 करोड़ पे तो 30% टैक्स लिया जाएगा, क्या, कॉर्पोरेशन टैक्स, तो 3 त्रिका 900, 2100 के बाद 900 करोड़ आया, तो सरकार का हिसाब हुआ क्या, बराबर, पहले तो वो वसूल लिया गया, अभी नहीं लिया गया। अब ये हुआ कि आप 3,000 करोड़ जो चोरी किए थे, इस चोरी का प्रावधान 2 साल की सजा है। तो उन्होंने कहा कि इसका कोई ऑप्शन, उन्होंने कहा कि बिल्कुल है ऑप्शन, चिलैया बुलाओ, चिलैया कमेटी बनी थी, तो चिलैया ने कहा बिल्कुल है ऑप्शन, आप जो पैसा अमाउंट जो चोरी किए हैं उस पे पेनाल्टी के तौर पर मैट लगेगा, मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स, कितना देंगे अभी आप, जो बचा है उसमें से 18.5%, ठीक, 18.5% और मिला, तो इसका मतलब कि बचा हुआ कितना था, जितना अमाउंट चोरी किया गया था उसी पे लगेगा, ध्यान रखिएगा, 3,000 करोड़ पे 18%, तो हम एक लमसम मान लेते हैं 20%, तो में से 900 करोड़ निकाल लिया गया था 3,000 करोड़ में से, वो तो कॉर्पोरेट टैक्स में चला गया। अब बचा कितना इनके पास, 2100 करोड़ इनके पास बचा है, ठीक है। 2100 करोड़ का 20% निकालिए, कितना हुआ, 2100 करोड़ में 20% निकालिए, 420 420 करोड़ 420 करोड़ ये हुआ। अब देखिए हम कितना एस्टिमेट बनाए थे पहले, टोटल मिला के 3,000 करोड़ का बनाए थे, और इन्होंने चोरी किया तो फायदा हुआ सरकार को, कितना टोटल मिला के 3,420 करोड़ आया, 420 करोड़। तो देखिए क्या हुआ और क्या मैटर आया, अब उसी में पता चला कि मुकेश, हाँ हाँ बोलिए, कोई कुछ पूछ रहा क्या,
ठीक। अब देखिए उसी में क्या पता चला कि उसी में पता चला कि मुकेश अंबानी ने या उनकी बीवी ने क्या किया, क्योंकि पैसा तो घर पे ही रहेगा ना। ठीक है, अब पता चला कि मुकेश अंबानी की बीवी ने 500 करोड़ रुपए का तो हीरे का बहुत ज्यादा अटक रहा है आज। नेटवर्क किसी गड़बड़ हो और रहा के भी है अटक रहा है क्या? क्या? नहीं 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 अटक रहा, नहीं सही सर, चल रहा। आपकी अटक वॉइस रहा है, किसी और के भी अटक रहा है क्या भाई? हाँ? किसी के नहीं अटक रहा। कुछ नहीं अटक रहा। मैं सब नहीं, मैं दोबारा कनेक्ट कर। कंटिन्यू कीजिए सर। ठीक है, अब ये देखिए कि सरकार के पास, सरकार ने एस्टीमेट बनाया था कितना, 10,000 करोड़ पे 3,000 करोड़ का। ठीक है, उसे मिल गया कितना, 3,420 करोड़ मिला, 420 करोड़ का फायदा हुआ। अब दूसरी चीज की, सपोज दैट मान लीजिए कि वो घर पे रखा था पैसा और जब अलमारी खुली तो उसमें तमाम और चीजें मिलेंगी कि नहीं मिलेंगी? तमाम और चीजें क्या मिलेंगे मिलेंगी? सर। घर पे रखा तो पता चला कि हीरे का हार रखा हुआ 500 करोड़ का, तब उसको भी निकाल दिया गया, पूछा गया कि भैया इसका बिल कहाँ है? तब मैटर फंस गया। तब अंबानी ने कहा कि यही रखना जरूरी था, तो चलैया ने निकाल लिया, बोला ये कितने का है? तो बोले 500 करोड़ का बिल। तो बोले कि इस पे टैक्स दिए थे? बोले कि नहीं, इसका बिल कहाँ है? तो बिल, अब यहाँ पर ये है कि 500 करोड़ का हीरे का हार भी मिला किस चक्कर में? ये 3,000 करोड़ के खोजने के चक्कर में, और चीजें मिली। अब यहाँ पर 500 करोड़ पे पहले क्या है, पहले तो 500 करोड़ है, इसका मतलब कि 50 करोड़ के ऊपर है 500 करोड़, तो पहले तो सीधे सीधे 30% लग जाएगा। तो 5 3 1500 यानी 150 करोड़ ये आया, प्लस चोरी करके रखे थे हीरे का हार, तो 20% वो लगेगा, तो 35 दूनी 70 यानी 70 करोड़ ये, तो 7 5 12 15 यानी ये हो गया 220 करोड़। अब ये बताइए 3420 करोड़ वो था और 220 करोड़ ये हो गया। अब ये बताइए 0 2 2 4 4 2 6 3640 करोड़ आ गया, सरकार के पास 700 करोड़ एक्स्ट्रा आ गया। तो मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स क्या फायदेमंद हुआ कि नहीं सरकार के लिए? पकड़े गए तो फायदा सर। हुआ। तो अब यहाँ पर फायदेमंद हुआ। तो इस पे लिखिएगा, आप लोग लिखिएगा। अब इसको अगर क्यों किया जाए, निगम कर की चोरी को रोकने के लिए इसको यूज किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है? किया जा सकता है सर। क्योंकि मालूम है कि अगर हम चोरी करेंगे तो निगम कर तो देना ही देना पड़ेगा, बाद में हमको क्या है 18.5% मैट भी देना पड़ेगा। तो आप लोग देना लिखे, पड़ेगा। निगम कर की चोरी को रोकने के लिए, लिखे निगम कर की चोरी को रोकने के लिए चोरी को रोकने के लिए वर्ष 1997-98 में, वर्ष 1997-98 में अंग्रेजी वाले लोग लिखेंगे मैट वाज इंप्लीमेंटेड एट द रेट ऑफ 2.5%। मैट was implemented at the rate of 2.5% for the first time in the year 1997-98, क्योंकि बजट हमेशा 2 साल में पास होता है, आपको मालूम है। आखिर पास होगा तो 21-22 का पास होगा। ठीक है, मैट वाज इम्प्लीमेंटेड एट द रेट ऑफ 2.5% फॉर द फर्स्ट टाइम in the year 1997-98 to check 2.5%। लिखिए, तो अभी बता रहे हैं। हिंदी वाले लोग लिखेंगे निगम कर की चोरी को रोकने के लिए सर्वप्रथम वर्ष 1997-98 में 2.5% की दर से 2.5% की दर से मैट लागू किया गया। MAT was implemented at the rate of 2.5% for the first time in the year 1997-98 to check
एवेसन, EVASION, EVASION, एवेसन ऑफ कॉर्पोरेट टैक्स, ऑफ कॉर्पोरेट टैक्स। हिंदी वाले लोग लिखेंगे, ये बताइए किस भाग पे लगाया जाएगा? यह कंपनी के उस भाग पर, उस प्रॉफिट पर लगाया जाएगा जिस पर कॉर्पोरेट टैक्स नहीं भरा गया, यानी जो चोरी वाला अमाउंट है उस पर यह लगेगा। क्लियर है? यस सर। ठीक है। हिंदी वाले लोग लिखेंगे, यह कंपनी के उस भाग पर लगाया जाता है, यह कंपनी के उस भाग पर लगाया जाता है। It is charged on that part of the net profit. It is charged on that part of the net profit of a company. यह कंपनी के उस भाग पर लगाया जाता है जिस पर निगम कर का भुगतान नहीं हुआ है, जिस पर निगम कर का भुगतान नहीं हुआ है। It is charged on that part of the net profit of a company on which corporate tax was not paid. Corporate tax was not paid. कंपनी के उस भाग पर लगाया जाता है जिस पर निगम कर का भुगतान नहीं हुआ है। वर्तमान में इसकी दर बढ़ गई है। ध्यान रखिएगा, कितने परसेंट से शुरू हुआ था? 2.5%। 2.5%। वर्तमान में कितना है? 18.5। 18.5 लिखिएगा। वर्तमान में इस कर की दर 18.5% है, लेकिन अभी बदल जाएगी। हो सकता है कि कम कर दें, हो सकता है ज्यादा कर दें, ये डिपेंड करता है उनके ऊपर। शायद कम कर सकते हैं सर। हो सकता है कम कर दें, शायद बढ़ा भी सकते हैं, क्योंकि इसमें सरकार तो जानते हो टैक्स वसूलने में आगे ही है। उम्मीद ना करो कि घटा देगी। राउंड ऑफ होके 20 कर देगी। ये सर देखिए आप लोग क्या लिखे हैं? कॉर्पोरेट टैक्स वाज नॉट पेड एट प्रेजेंट, इट्स रेट इज 18.5%। आप लोग लिखेंगे, हिंदी वाले लोग, यह दोनों कर, कौन से? निगम कर और मैट। यह दोनों कर केंद्र सरकार के सबसे बड़े लाभ के दायरे में आते हैं। सबसे बड़े लाभ के दायरे में आते हैं। इट इज द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ रेवेन्यू ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। क्लियर हो गया ना? यस सर। ठीक है। अब अगली हेडिंग डालिएगा, गिफ्ट टैक्स। लिखवा दे रहे हैं जो जो मेन है। गिफ्ट टैक्स, उपहार कर। अब इसमें मुद्दा क्या हुआ? देखिए, इसमें बहुत बड़ा बहस हो गया था कि उपहार कर कैसे लिया जाए। तो उन्होंने कहा कि कितना डिसाइड किया जाए। उन्होंने कहा कि ऐसा है कि जो गिफ्ट कर है वो 50,000 के ऊपर, 50,000 के ऊपर जो भी गिफ्ट मिलेगा उस पे है लगाएंगे कितना? 30%। क्योंकि याद करिए कि यार 50,000 का कोई आपको गिफ्ट देके चला जा रहा है, तो इसका मतलब कि फ्री में पा रहे हो तो कुछ परसेंट तो दे दो कम से कम। दूसरे को कुछ और देंगे। आपको कोई 50,000, 1 लाख रुपए का मोबाइल दे रहा है तो उस पर 30% दे दो। 15,000 हम 2-3 ठो नोकिया वाला छोटा वाला खरीद के दे देंगे अपनी जनता को, कि जिसके पास होगा नहीं। बात तो दोनों से एक है होगी, लेकिन मुद्दा ये फंसा कि उपहार करके दायरे में बहुत सारी चीजें आने लगी। ये हुआ कि भाई शादी होती है तो दहेज भी मिलेगा, तो 10 लाख तो 20 लाख जो ले रहे हैं उपहार ही तो है। गाड़ी भी मिलेगी, वो भी उपहार ही तो है। ठीक है।
तो मुद्दा फंस गया, बीवी क्या है तब? वो भी उपहार समझ लीजिए, उपहार तो मिल रही है। तो ये हुआ कि यार अगर 10 लाख की 12 लाख की गाड़ी मिले तो 12 तिहाई 36 3,60,000 तो पहले ले जाएं, लड़के के पिताजी इनकम टैक्स जमा करेंगे यानी गिफ्ट टैक्स। और उसके बाद इसीलिए तो लेके देखिए डायरेक्टली पैसा नहीं लेते हैं, जो दहेज वहेज लेते हैं डायरेक्टली कहाँ लेते हैं, अलग अलग ले लेंगे। तो जैसे उन्होंने कहा था कि दहेज भी एक ऐसी प्रक्रिया है जो समाज लेता है और बहुत शान से लेता है। तो ये क्या है, भीख मांगने का एक बहुत बड़ा सामाजिक तरीका है ना? मतलब शान से ले रहे हैं हम, वो सामाजिक तरीका है, तो वो भी भीख है। जैसे आप वैदिक काल पढ़े होंगे तो उसमें कई प्रकार के विवाह थे, आर्ष विवाह, ब्रह्म विवाह, दैत्य विवाह, पिशाच विवाह, गंधर्व विवाह, ब्रह्म विवाह। तो उसमें क्या स्थिति आती है, तो उतना पैसा दिया जाता है। तो ये मैटर फंसा तो सरकार परेशान हो गई, क्योंकि हमारी संस्कृति से अगर और हमारे नियम कानून से खिलवाड़ करोगे तो दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि हम लेंगे। ठीक है, तो स्थिति क्या है, और हकीकत में लेने वाली बात नहीं है, जो देने वाला था वो भी विरोध में था कि हम देंगे, मेरी लड़की है। तो मुद्दा फंस गया। तो सरकार ने एक लाइन लिख दिया, क्योंकि अब मान लीजिए कि अब हम 1 लाख का मोबाइल पाए, तो उन्होंने कहा कि आप सरकार के दायरे में, आप टैक्स के दायरे में आए। तो हमने कहा कि ऐसा है कि वो हमारे मामा जी, ठीक, अब कोई दूसरा नहीं दे रहा है। तो सरकार परेशान हो गई कि हाँ बहुत सारी चीजें कंट्रोवर्सी होने लगी। तब एक लाइन लिख दी, लिखिए जरा हिंदी वाले लोग, शादी विवाह तथा नजदीकी रिश्तेदारों को छोड़कर अंग्रेजी वाले लोग लिखेंगे, दिस टैक्स इज इम्पोज्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन ऑल डोनेशंस एंड गिफ्ट। शादी विवाह तथा नजदीकी रिश्तेदारों को छोड़कर शेष 50,000 तथा उसके ऊपर मिले उपहारों पर तथा उसके ऊपर मिले उपहारों पर 30% की दर से कर लिया जाएगा। 30% की दर से कर लिया जाएगा। दिस टैक्स इज इम्पोज्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन ऑल डोनेशंस एंड गिफ्ट्स over and above the amount of 50,000 लिया जाएगा। ध्यान रखिएगा, इसमें चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन नहीं आएंगे, इसीलिए तो हिंदुस्तान में फायदा उठाया जाता है इसका। उन्होंने कहा कि ये क्या है, चैरिटेबल ट्रस्ट है। तो ट्रस्ट के चक्कर में बाहर का पैसा क्या है, यहाँ आता है, क्योंकि उस पर टैक्स लगेगा नहीं, और उसका गलत जगह क्या होता है, उपयोग होता है। लिखेगा, इसमें चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन को शामिल नहीं किया जाता है। आप लोग लिखेगा, हाउ एवर डोनेशन गिवन बाय द चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन is not covered under gift tax, is not covered under gift tax। ठीक है, तो अब ये और बाकी आप जानते हैं, इंटरेस्ट टैक्स जो ब्याज से पैसा कमाएगा उससे लिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद इनकम टैक्स, यही सारे बचे हैं। तो जो जो मेन चीजें थी हमने आपको लिखवा दिया, जहां थोड़ा सा दिक्कत होती उसको हमने आपको लिखवा दिया। अब हम आते हैं अप्रत्यक्ष कर पे, इनडायरेक्ट टैक्स हेडिंग डालिए। और कुछ पूछना है इसमें तो पूछ लीजिए, बाकी सब समझ जाएंगे ना। जी सर। बाकी बाकी Yes, इनकम sir. टैक्स है, उसके बाद आपका वही एसटीटी सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स आपको बताए ही थे, दूसरे देश की मुद्राओं पे कन्वर्ट होगा तब लगता है। अप्रत्यक्ष कर हेडिंग डालिए। चलिए, अप्रत्यक्ष कर किस पे लगाया जाएगा? प्रोडक्शन सर्विसेज।
गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, अब ये बताइए इस पे जो टैक्सेशन का सिस्टम है वो इजी होगा कि टफ होगा? इजी होगा। इजी होगा सर। इजी होगा। यस सर। टफ होगा सर। सर टफ टफ होगा, होगा। हर स्टेज पे लगेगा ना, टफ जैसे होगा। प्रोडक्ट जो बन रहा है हर स्टेज पे लग के फाइनल ही हाँ लगता है। टफ होगा। अभी जीएसटी लागू होने के बाद भी ये टफ है। जानते हैं क्यों? क्योंकि देखिए जीएसटी का स्लैब कितना है, 0%, 5%, 12%, 18%, 28%। और कुछ ऐसी चीजें हैं जो कंपलसरी, नेसेसरी और मेरिटियस गुड्स हैं। मेरिट, जो मेरिट वाली वस्तुएं होती हैं वो सरकार क्या करती है, गरीब वर्ग के लोगों को उसे राजकोष से ही वो क्या करती है, फंड करती है, तो वो तो टैक्स के दायरे में आएगा नहीं। तो अब ये भी बताइए मेरिट और कुछ क्या है, कुछ ऐसी होती हैं जो कंपलसरी गुड्स हैं, उनको भी। अब अगर देखा जाए पेट्रोल, डीजल, शराब, उसके बाद लिकर एंड ड्रग्स प्रोडक्ट तो जीएसटी के दायरे में आते ही नहीं है। तो अभी इतना इजी नहीं है, वन नेशन वन टैक्स वाला कॉन्सेप्ट अभी नहीं आ पाया है पूरी तरह से। अगर हम देखें तो कुछ पे 0% है, कुछ पे 5% है, कुछ पे 12% है, कुछ पे क्या है 18% है, कुछ पे 28% है। लेकिन अब अगर इनकम टैक्स वाली बात करते हैं कि भाई जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती जाएगी वैसे वैसे कर की दर फिक्स है। कॉर्पोरेट टैक्स में तो एकदम टोटली फिक्स है, मैट में तो एकदम बिल्कुल फिक्स है। ठीक है, एसटीटी भी फिक्स है। लेकिन अब अगर देखा जाए कि वर्तमान में जीएसटी तो लागू हो गई है, लेकिन जीएसटी लागू होने के बावजूद भी अभी क्या है, उसको निकालना कठिन था, क्योंकि वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट। अब पता चला कि पेंसिल पे कितना है ये कंफर्म ही नहीं है, कलम पे कितना है, कॉपी पे कितना है, किताब पे कितना है। तो इसका मतलब क्या है कि ये चीजों अभी ये क्या है, प्रणाली इसकी जो है वो क्या है, टफ है। इस पे लिखिएगा, यह कर वस्तुओं एवं सेवाओं पर लगाया जाता है। दिस टैक्स इज इम्पोज्ड ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। यह कर वस्तुओं एवं सेवाओं पर लगाया जाता है। ये बताइए क्या इसे स्थानांतरित किया जा सकता है? जी सर। इट इज ट्रांसफरेबल और नॉट? ट्रांसफरेबल। ठीक है, यह कर वस्तुओं एवं सेवाओं पर लगाया जाता है। इसमें करोपण की प्रणाली कठिन होती है, इसमें करोपण की प्रणाली कठिन होती है। दिस टैक्स इज इम्पोज्ड ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। सर्विसेज फुल स्टॉप। इनडायरेक्ट टैक्स आर दोज टैक्सेस, आगे लिखिएगा अंग्रेजी वाले लोग, इनडायरेक्ट टैक्स आर दोज टैक्सेस विच हैव प्राइमरी बर्डन। आप लोग लिखिएगा इस कर का पूरा भार, हिंदी वाले लोग लिखेंगे इस कर का पूरा भार, इस कर का पूरा भार उपभोक्ता यानी थर्ड पर्सन, उपभोक्ता वहन करता है, उपभोक्ता वहन करता है, अर्थात इसे स्थानांतरित किया जा सकता है, अर्थात इसे स्थानांतरित किया जा सकता है। इनडायरेक्ट टैक्सेस आर दोज टैक्सेस विच हैव प्राइमरी बर्डन on one person, but that person succeeds in shifting his burden onto others, अदर्स का मतलब जो वस्तु का उपभोग करेगा वही इस टैक्स का टोटल बर्डन बियर करेगा। ठीक है, अब ये बताइए अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि किस कर के कारण होती है?
Indirect tax. इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, तो यहां ध्यान रखिएगा। अब इसमें कुछ एग्जाम्पल में लिखिएगा। फॉर एग्जाम्पल कौन कौन से टैक्स हैं। पहला लिखिएगा सेल टैक्स, सेल्स टैक्स। उसके बाद एक्साइज ड्यूटी यानी उत्पाद शुल्क। उसके बाद कस्टम ड्यूटी, सीमा शुल्क, सीमा शुल्क। सेवा कर, सर्विस टैक्स, सर्विस टैक्स। केंद्रीय बिक्री कर, सेंट्रल सेल्स टैक्स, सीएसटी लिखिएगा। केंद्रीय बिक्री कर जिसे कहते हैं सीएसटी। और फाइनली आके हम ढेर सारे करों को मिलाकर बना देंगे। अगला पॉइंट क्या है? जीएसटी। जीएसटी लिख लीजिए, जीएसटी। GST. और वैट भी लिख लीजिएगा, वैट। ठीक, तो इतने प्रकार के लगभग आपके क्या हैं, ये इनडायरेक्ट मेन कर हैं। कर तो ऐसे बहुत हैं, लेकिन जो आपके पेपर के अकॉर्डिंग है वो सारी चीजें ये मुख्य कर हैं। नहीं तो सरचार्ज है, उसके बाद अलग अलग प्रकार के कर होते हैं। तो कुछ अलग अलग एंगल से लगते हैं कर। ठीक है, तो वो अभी जब हम टैक्सेशन पढ़ेंगे, जब हम बजट पास हो जाएगा, तब वहां पर कौन कौन सी चीजों की चर्चा हो रही है, क्योंकि जो चीजें चर्चा में है उसी को पढ़ना है। ठीक है, कुछ चीजें हटाई जाएंगी, कुछ नई लाई जाएंगी, कुछ में कुछ और इम्पोज किया जाएगा, कुछ का रेट बढ़ाया जाएगा, कुछ का कम किया जाएगा। पहली चीज तो ये ध्यान रखिए कि सबसे पहली हेडिंग आप लोग वैट डालिए, वीएटी, वैल्यू एडेड टैक्स, मूल्य वर्धित कर। इसको कोई एलोबरेट करेगा? वैट क्या है? बोलिए, कोई बताने वाला है? सर जैसे कोई रेस्टोरेंट में जैसे जाते हैं तो जो रॉ प्रोडक्ट है वो अपनी सर्विसेज से जो डिजायर्ड डिश है जो चाहते हैं वो आपको बना के सर्व कर देते हैं। तो उसमें हम वैल्यू एडिशन कर रहे हैं। तो उससे उसमें जो टैक्स लगते हैं वैट कह सकते हैं। ठीक है, मतलब वैल्यू एडिशन हो कोई प्रोडक्ट का। हाँ। अब देखिए, पहले जो अब हम आपको बताएं, सेल टैक्स का मतलब समझ है ना? हाँ बोलिए। तो इस वेट में एक तरीके से वस्तुओं और सर्विसेज पे अगर कोई चीज ऐड करके दी जाती है उपभोक्ताओं को, तो उस पर लगाया जाता है। जैसे कि अगर किसी भी चीज को एनहांस के दिया जाए, जैसे अगर वस्तुओं को देखा जाए तो वस्तुओं में अगर आटा है, अगर अब उसको यानी कि ऐसे सिंपली गेहूं से पिसा करके दिया जाए तो वो भी आटा है। अगर सही तरीके से पाश्चरीकृत करके दिया जाए तो वो उस पर वेट लग सकता है। तो इसी तरीके से किसी चीज वस्तुओं या सेवाओं को एनहांस करके उपभोक्ताओं को दिया जाए तब ये वेट लगाया जाता है। ठीक है, अब ये बताइए मल्टी पॉइंट होगा कि सिंगल पॉइंट होगा? मल्टी पॉइंट। मल्टी पॉइंट। क्योंकि हर एक स्तर पे अलग अलग लगेंगे तो मल्टी पॉइंट। हाँ, अब देखिए मुद्दा ये है कि जिसने बेच दिया, जो बना रहा है, वो तो डायरेक्ट टैक्स देगा ही। ठीक है, तो उसके बाद जिसके पास जाएगा होलसेलर के पास। होलसेलर बेचेगा, तो होलसेलर जो बेचेगा वो सेल कर रहा है ना, तो सेल कर रहा है तो इसका मतलब सेल टैक्स उससे भी लिया जाएगा, होगा। क्योंकि सरकार ने क्या कहा कि अगर आप कमाएंगे तो हम कमाएंगे। तो वैट का मतलब क्या हुआ कि जहां से जो होलसेलर और रिटेलर हैं, ये दोनों से लिया जाएगा, प्लस
जो उपभोग करेगा उससे लिया ही जाएगा। यानी कि दो चीजें हैं, ध्यान रखिएगा। हाँ बोलिए। मुद्दा ये है, सॉरी टू इंटरप्ट यू सर, एक अच्छा वाला आया ये सोना सर। हाँ सोना गोल्ड हाँ सर, अगर होलसेलर या फिर कोई ना कोई जो उसको बाहर से विदेश से ला रहा है, इंपोर्ट कर रहा है, उसका फिर जो बेच रहा है, तो होलसेलर बेच रहा है तो उसके ऊपर सेल्स टैक्स लग जाएगा। लेकिन जो सुना है तो स्टडी करके या फिर कुछ ना कुछ बना करके रिंग विंग बना करके उसको बेच रहा है, तो उस पर वेट लगेगा, तो वो उसको वेट लगा कर बेचेगा। हाँ। तो अब देखिए क्या है कि जो सेल, ये एक प्रकार का, अब हम आपको बता दें, एक प्रकार का सेल टैक्स है। तो इसका मतलब कि ये उसी के ऊपर लगेगा जो सेल कर रहा है। यहां उपभोक्ता को तो से ले ही लिया जाएगा, वो तो दाम लिखा ही है, ठीक है। लेकिन जो सेल कर रहा है, आप कभी कभी देखते हैं कि एमआरपी से कम रेट पर भी सामान पा जाते हैं, ठीक है। लेकिन अगर एमआरपी ज्यादा मांग लिया तो नहीं देंगे आप। आपको क्या लगता है कि आप बिग बाजार में जाते हैं या अमेजन या फ्लिपकार्ट पे जाते हैं, तो जो सामान मार्केट में दुकान पे 10,000 में मिल रहा है, वो क्या है, वो मॉल में या अमेजन पे 8,000 में मिल जा रहा है। क्यों मिल जा रहा है? क्योंकि कंपनी सीधे उतार दे रही है कहां, कस्टमर के हाथ में, सॉरी कंज्यूमर के हाथ में। तो इसका मतलब कि जो बीच के मेडिएटर हैं, उनका प्रॉफिट गायब हो जा रहा है। इसीलिए तो इस समय हंगामा हो रहा है ना। क्यों? क्योंकि अमेजन, फ्लिपकार्ट और ये सारी जितनी कंपनियां हैं, ये सब क्या कर रही हैं, मार्केट खराब कर दे रही हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा रोजगार हमारी दुकानों पे ही तो है। तो दुकान पे इस समय आप ही लोग नहीं जा रहे हैं। अगर 100 रुपया का सामान मंगाना है तो भी तुरंत मोबाइल उठाएंगे, पैक करवा देंगे, क्योंकि वो दुकान पे 150 में मिलेगा। 150 में इसलिए मिला क्योंकि उसमें रिटेलर, होलसेलर जिंदा है इस तरह से लोग, ठीक है। और सरकार अगर पूरी तरह से इसको अगर दे देगी, तो आपको नहीं लगता है कि धीरे धीरे जो दुकानें हैं और जो बिजनेस है, वो धीरे धीरे बंद हो जाएंगे, है ना। तो इसका मतलब कि क्या इसका विरोध होना उचित नहीं है? ठीक है। तो इसलिए ये क्या है, पॉइंट टू पॉइंट लगता है, यानी कि ये वैट ऐसा टैक्स है, एक प्रकार का ये सेल टैक्स है। तो ध्यान रखिएगा, ये रिटेलर, होलसेलर जो लोग आ रहे हैं बीच में, ये उनसे लिया जाएगा। तो होलसेलर से लिया गया, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटर से लिया गया, उसके बाद रिटेलर से लिया गया। तो ये बताइए कितने पॉइंट पे लगता जा रहा है? कई पॉइंट पे लगता जा रहा है ना, पहली चीज। तो इसका मतलब कि ये मल्टी पॉइंट सेल टैक्स है। और ये सेल टैक्स है जिसका नया नाम क्या है, वैल्यू एडेड टैक्स है, ठीक है। और ये कौन लगाता है, राज्य लगाएगा कि केंद्र लगाएगा? स्टेट लगाएगा सर। ये लगाएगा स्टेट। तो हम तीनों चीज देख लिए कि जो वैट है वो एक प्रकार का क्या है, सेल टैक्स है, जो कि मल्टी पॉइंट है, और इसे स्टेट गवर्नमेंट इम्पोज करती है। जो पहले सेल टैक्स था उसे इकट्ठा करके चारों जितने भी पॉइंट थे, रिटेलर, होलसेलर और जो कस्टमर है, इन तीनों को मिलाकर एक टैक्स बना दिया गया। जैसे जीएसटी हम लोगों ने बनाया, उसी तरह से हमने कई पॉइंट पे जो सेल टैक्स लगता था उसको मिला के एक बना दिया, जिसे कहा गया क्या, वैल्यू एडेड टैक्स, ठीक है। इसे स्टेट गवर्नमेंट लगाएगी, या मल्टी पॉइंट है, और इसे सबसे पहले 2006 में लागू किया जाएगा, और यह राज्य के द्वारा इम्पोज किया जाएगा। सारे कंक्लूजन निकल गए, ठीक है। लिखिए, राज्यों में बिक्री कर के स्थान पर इसे लागू किया गया था। वैट इज द सिंपली a new name of the sale tax of the state. VAT is the simply a new name of the sale tax of the state. राज्यों में बिक्री करके स्थान पर इसे लागू किया गया था, राज्य के विभिन्न अप्रत्यक्ष करों को मिलाकर, राज्य के विभिन्न अप्रत्यक्ष करों को मिलाकर एक कर वैट लागू किया गया। वैट लागू किया गया। आप लोग लिखिएगा,
टैक्स ऑफ द स्टेट हो गया, कामा करिए, इन विच अ नंबर ऑफ अदर इनडायरेक्ट टैक्सेस, इन विच a number of other indirect taxes have been merged, ठीक है, लागू किया गया था। यह एक बहुबिंदु व्यवस्था है, हिंदी वाले लोग लिखेंगे यह एक बहुबिंदु व्यवस्था है, मल्टी पॉइंट टैक्स। VAT is the multi-point sale tax. VAT is the multi-point sale tax. Tax with set off tax paid on purchases of unit. Tax paid on purchases of unit. ठीक है, इसे एक बहुबिंदु व्यवस्था कहा जाता है। आगे लिख लीजिएगा 2006 में 2005 में। पहली बात है कि लिखेगा वैट भारत में अप्रैल 2005 को लागू किया गया था। हरियाणा वाज द फर्स्ट स्टेट टू इंट्रोड्यूस वैट। आप लोग लिखे वैट भारत में अप्रैल 2005 में लागू किया गया था और इसे लागू करने वाला पहला राज्य हरियाणा था। हरियाणा वाज द फर्स्ट स्टेट टू इंट्रोड्यूस्ड वैट फ्रॉम 1 अप्रैल 2005 लागू किया गया था। हरियाणा वाज द फर्स्ट स्टेट टू इंट्रोड्यूस वैट फ्रॉम 1 अप्रैल 2005। क्लियर हो गया? यस सर। ठीक है, अब आगे आते हैं। अब आते हैं सी वैट, नहीं सेन वैट पे जाने दीजिए। उसके बाद आप लोग आइए एक्साइज ड्यूटी, उत्पाद शुल्क। थोड़ा थोड़ा पॉइंट है, लिख लीजिए ताकि आपको काम आएगा आगे। उत्पाद कुल क्या है? ये जितना उत्पादन होगा उस पे लगेगा, लिखेगा समस्त विनिर्मित उत्पादों के साधन लागत पर सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी या एक्साइज ड्यूटी आर इम्पोज्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। समस्त विनिर्मित उत्पादों के साधन लागत पर उत्पाद शुल्क लगाया जाता है। उत्पाद शुल्क लगाया जाता है। मादक पदार्थों पर उत्पाद शुल्क राज्य सरकार द्वारा लगाया जाता है। थोड़ा सा पॉइंट लिख लीजिए। एक्साइज ड्यूटी आर इम्पोज्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन द गुड्स प्रोड्यूस्ड within the country except certain goods on which state government are empowered to impose tax। यानी हमने क्या कहा कि जो एक्साइज ड्यूटी है वो लिकर एंड ड्रग्स प्रोडक्ट को छोड़कर जो उत्पादन होता है उस पे कौन लगाता है? राज्य सरकार। जिसमें अगर आप देखेंगे तो पेट्रोल डीजल भी आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि उसका भी उत्पादन होता है। तो अब यहाँ पर मादक पदार्थों में क्या आएगा उसको वेरिफिकेशन कर लीजिए। स्टेट गवर्नमेंट क्या क्या लगाएगी, किस पे लगाएगी? भांग पे कौन लगाएगा? स्टेट गवर्नमेंट। दारू पे कौन लगाएगा? स्टेट। लिखते जाइए। दारू पे सेंट्रल, स्टेट भी लगाएगी सर। स्टेट। तंबाकू पे कौन लगाएगा? तो स्टेट। सिगरेट पे कौन लगाएगा?
केंद्र सेंट्रल रेट का सेंटर। सेंट्रल 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 सेंट्रल। हमने कहा था कि जब तंबाकू में से धुआं निकल जाए, जब तंबाकू में से धुआं निकल जाएगा समझ लेना सीधे हो जाएगा संसद भवन पे। ठीक है। अच्छा एक चीज बताइए, कसिनो अगर खोलना है किसी स्टेट में तो उसके लिए कौन जिम्मेदार है? स्टेट। सही बताइए। दादाजी के रहते घर में, सेंट्रल। बताइए दादाजी के रहते घर में बच्चों से, आप मान लीजिए कि फादर हैं और दादाजी भी हैं, तो अब ये बताइए कि घर में जुआ खिलवाना है बच्चों को, तो आपको लगता है कि आपके आदेश से जुआ खिलवाया जाएगा घर में? नहीं ना। तो इसका मतलब ध्यान रखिएगा, कसिनो जहां, क्योंकि राज्य सरकार क्या है, निकम्मी भी तो हो सकती है, और उसकी पूरी टोटल जिम्मेदारी किसकी है? केंद्र सरकार की। अब ये बताइए, राज्य सरकार अपनी कमाई के लिए चरस, अफीम, गांजा भी तो बेचवा सकती है। ठीक है। तो अब इसीलिए जो जो बहुत ज्यादा वैल्यूएबल प्रोडक्ट है, अब कसिनो खोलना है तो उसके लिए जिम्मेदार कौन है? सेंट्रल गवर्नमेंट होगी। तो ध्यान रखिए, लिकर एंड ड्रग्स प्रोडक्ट। अब अगर दारू है, दवा भी कौन लेगा? स्टेट गवर्नमेंट। ध्यान रखिएगा, दवा पे भी स्टेट गवर्नमेंट लेंगे। सीमा शुल्क जानते हैं आप लोग? सीमा शुल्क, अगली हेडिंग डालिएगा, सीमा शुल्क। अंग्रेजी वाले लोग लिखेंगे, वो लिख लेंगे उसमें इम्पोस्ट टैक्स के बाद दीज गुड्स इंक्लूड लिकर एंड ड्रग्स प्रोडक्ट, बाकी पेट्रोल डीजल जो समझ में आएगा उसको लिखेंगे। उसके बाद आप लोग लिखेंगे सीमा शुल्क, कस्टम ड्यूटी। कस्टम ड्यूटी कहाँ लगती है? बोल रहे हैं आप लोग। एयरपोर्ट, बंदरगाह। ठीक है। तो ये क्या है? बंदरगाह लगता है तो, लेकिन ये किस पे लगता है? आयात निर्यात पर सर। बहुत सही। लिखिएगा, इससे पहला पॉइंट लिखिए। अब इसे आयात निर्यात शुल्क भी कहा जाता है। दिस इज आल्सो कॉल्ड एक्सपोर्ट इंपोर्ट टैक्स। दिस इज आल्सो कॉल्ड एक्सपोर्ट इंपोर्ट टैक्स। इसे आयात निर्यात शुल्क भी कहा जाता है, जो देश में होने वाले आयात निर्यात पर लगाया जाता है। These duty are imposed on commodities. These duty are imposed on commodities, comma, which are to be imported or exported from India. Which are to be imported or exported from India. निर्यात पर लगाया जाता है। अब ये बताइए कि भारत सरकार को अगर निर्यात या आयात दोनों में से क्या बढ़ाना उद्देश्य होता है? एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट। तो अगर एक्सपोर्ट बढ़ाना है तो हमारे, हाँ ठीक है, तो निर्यात बढ़ाना तो हमें किस कर पे छूट देनी चाहिए? बोलिए, आयात वाले पे छूट देनी चाहिए कि निर्यात वाले पे छूट देनी चाहिए? एक्सपोर्ट पे चाहिए। एक्सपोर्ट पे छूट देनी चाहिए। अगर मान लीजिए कि एक्सपोर्ट की जगह पर वो आयात पे छूट देती है तो देश का नुकसान है कि फायदा है? नुकसान है सर, ज्यादा इम्पोर्ट। फायदा है लेकिन फायदा बिल्कुल नहीं है। फायदा तो है, नुकसान होगा सर, नुकसान हो जाएगा। ठीक है। तो ध्यान रखिएगा कि अगर हमें एक्सपोर्ट को इनकरेज करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? एक्सपोर्ट टैक्स जो है वो क्या है, वो कम करना पड़ेगा। क्योंकि जब किसी चीज का प्राइस कम होता है तो वो चीज ज्यादा बिकती है, उसकी डिमांड क्या होती है, ज्यादा हो जाती है। तो इसका मतलब अगर टैक्स कम हो गया तो हमने आपको बोला था क्या कि पहली चीज तो इंटरनेशनल मार्केट में उसकी डिमांड बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि इनडायरेक्ट टैक्स लगने के कारण ही वस्तुओं के मूल्य में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। अब बोलिए। और सर जैसे आयात पे अगर अपन जो शुल्क है अगर उसको कम नहीं करेंगे, अगर उसको भी कम करेंगे तब भी तो वस्तुएं यहाँ पर आने के बाद सस्ती हो जाएंगी, महंगी नहीं होंगी। नहीं, हम निर्यात रॉ मटेरियल आता है बाहर से, क्रूड ऑयल आता है बाहर से।
हाँ आपने बोला कि निर्यात पे अगर एक्साइज ड्यूटी कम कर दें तो वो देश हाँ। के लिए लाभदायक होगा, लेकिन अगर वहीं पर ही आयात पे भी कम कर दे तो वो भी तो लाभदायक होगा, नहीं नहीं, क्योंकि जब देखिए अपने देश में जो हाँ ठीक चीजें है, हैं वो यानी कि सस्ते दर पे उपलब्ध हो जाएंगी बाहर से नहीं आने वाली। ठीक है, तो अब ये बताइए कि अपने देश में चीजें, क्योंकि अब देखिए दो चीजें हैं, आप जो बोल रहे हैं सही है, हम आपकी बात का अपोज नहीं कर रहे हैं, लेकिन आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है, और जब तक आदमी सर पे पड़ता नहीं है तब तक वो करता नहीं है। क्या भारत में लिथियम का उत्पादन नहीं हो सकता है? क्या भारत में है ही नहीं? अभी तक 70 साल से नहीं खोजा गया था, लेकिन आज खोजा गया है तो कर्नाटक में मिला। तो वेनेडियम भी अरुणाचल प्रदेश में मिला। अभी तक हम आयात कर रहे थे। अब ये बताइए कि जब हम मंदिर मस्जिद और ये दुनिया भर के मुद्दे पे भटके रहेंगे, जमीन के अंदर कितने मिनरल्स हैं उस पे भी फोकस करना जरूरी है ना। अब टेस्ला आ रही है भारत में, तो टेस्ला आ रही है तो उसको कंपटीशन देने के लिए सरकार को यहाँ की किसी कंपनी को इंकरेज करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? नहीं तो टेस्ला अपनी मार्केट में तो मोनोपोली बना देगी हिंदुस्तान में। और अगर टेस्ला को टक्कर देना है तो हमको लिथियम का रिजर्व भी ढूंढना पड़ेगा। तो हमने थोड़ा सा प्रयास किया तो हमें कर्नाटक में मिल गया लिथियम का रिजर्व, और लिथियम का रिजर्व मिल गया। दूसरी चीज, हमने वेनेजुएला से कोरिलेशन कर लिया, गुजरात में लिथियम रिफाइनरी की फैक्ट्री भी बैठ गई। तो अगर मान लीजिए कि हम मंगाते ही रहते तो हमको मिल रहा है, हम काहे जमीन खोदने जाए? तो थोड़ा सा फ्यूचर फोरकास्टिंग देखो कि अगर हम निर्यात पे टैक्स को कम कर दें तो ज्यादा से ज्यादा लोग क्या करेंगे? एक्सपोर्ट करेंगे, और जब एक्सपोर्ट करेंगे तो इसका मतलब देश में बाहर का पैसा आएगा। ठीक। और अगर हमने जीडीपी पढ़ाया था ना, अगर हम आयात पे शुल्क को बढ़ा दें, अगर मान लीजिए आयात पे शुल्क को बढ़ा देते हैं, आप मालूम है अभी सरकार क्या करे, सोना पे जो कस्टम ड्यूटी है वो कम कर दे। ठीक है, हर आदमी तो पहनना चाहता है, हिंदुस्तान में बिना सोने की शादी नहीं होती है। अब ये बताओ कि सबसे ज्यादा उपभोग सोना हिंदुस्तान में करता है। ठीक है, तो सरकार को सबसे ज्यादा सोना मंगाना पड़ता है, तो सोना मंगाते तो हैं, लेकिन ये भी तो ध्यान रखो कि अपना रुपया बाहर जाता है ना, जाता है। आरडी का दाम अमेरिका में कितना है? मुश्किल से 15 से 16 लाख रुपए, लेकिन भारत में आती है वो 30 लाख में बिकती है। काहे बिकती है? क्योंकि सरकार उस पर बहुत जबरदस्त टैक्स लगा। जरूरी है कि आरडी चलाओ, सारा रुपया अब आरडी ला यहाँ तोड़ डालोगे 2-4 साल में, 30 लाख दे दिए। तो 30 लाख इसलिए लगा दी है, क्यों? क्योंकि ताकि आप कम खरीदो। जब वो महंगा कर देगी तो आप क्या करोगे? कम खरीदोगे। अब देखते ना हॉलीवुड वाली मूवी में देखते हो, मर्सिडीज और रेंज रोवर तो सब कूड़ा ढोने के लिए रखे रहते हैं, डंपर वाली गाड़ी। ठीक है, लेकिन भारत में अगर कोई एक आध मर्सिडीज पा जाता है तो देखो स्थिति क्या है, तो जैसे लगता है कि हम इनसे बड़ा कोई है ही नहीं। तो समस्या ये है कि आपकी बात गलत नहीं है कि जैसे अगर हम आयात पे कम कर दें तो कुछ चीजें ऐसी हैं जैसे क्रूड ऑयल है, तो जो सरकार मंगाती है उस पे टैक्स लगाएगी कि नहीं लगाएगी वो तो उसकी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना। लेकिन बाकी लोग, अब हम पता चले कि हम तमाम गाड़ी मंगा रहे हैं, तमाम सोना मंगा रहे हैं, तो अपने देश का पैसा जैसे जैसे और किसी भी घर के लिए कि आपके घर का पैसा पड़ोसी के घर में जाए तो ठीक नहीं है ना, बचाना जरूरी है ना। हम पड़ोसी को गेहूं बेच के उसका पैसा लें, ये हमारी धारणा रहे। तो इसलिए क्या होता है कि एक्सपोर्ट टैक्स को कम कर देने से जो एक्सपोर्ट की स्थिति है वो बढ़ जाती है। ठीक है, और जब एक्सपोर्ट की स्थिति बढ़ जाती है तो इसका मतलब कि मैक्सिमम जो है प्रॉफिट, मैक्सिमम पैसा देश में आता है। और आयात शुल्क अगर सस्ता कर देंगे तो कहीं ना कहीं स्थिति, क्योंकि भारत में सबसे ज्यादा आयात होता है, निर्यात से ज्यादा आयात ही होता है। ठीक है, इतना महंगा करने के बावजूद तो ध्यान रखिएगा कि अगर सस्ता और कर देगी तो हम लोग तो आराम से दूसरे खाएंगे खरीद खरीद, क्योंकि हमको क्या है, आराम तलब आदमी है, मिल रहा है तो लो, इतने दिनों के बाद पाए हैं तो उसका जबरदस्त उपभोग करेंगे, कंजप्शन गया किनारे। ठीक है, तो यहां ध्यान रखना कि अब यहां पर लिख लीजिए आप लोग, भारत से निर्यात को बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा, भारत से निर्यात को बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा
अब निर्यात को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा न केवल वस्तुओं एवं सेवाओं से निर्यात शुल्क हटा दिया गया है, अंग्रेजी वाले लोग लिखेंगे एट दैट टाइम एक्सपोर्ट टैक्स वाज एबोलिश्ड, हटा दिया गया है, बल्कि कुछ वस्तुओं पर सब्सिडी भी दी जा रही है। अंग्रेजी वाले लोग लिखेंगे एट दैट टाइम एक्सपोर्ट टैक्स वाज एबोलिश्ड, एक्सपोर्ट टैक्स वाज एबोलिश्ड एंड गिवन सब्सिडीज ऑन सम प्रोडक्ट, ऑन गिवन सब्सिडीज एंड गिवन सब्सिडीज ऑन सम प्रोडक्ट, बल्कि कुछ वस्तुओं पर सब्सिडी भी दी जा रही है। अब सोचिए, क्यों कह रहे हैं कि आप 50 लाख लगा के उत्पादन करिए, आपको घट रहा है कुछ तो 20 लाख हम दे रहे हैं, सब्सिडी दे रहे हैं, दीजिएगा 2% पे दे रहे हैं, लेकिन बेचिए। अंग्रेजी वाले लोग लिख लिए हैं। यस सर। जी सर। At that time export tax was abolished and given subsidies on some product। ठीक है, अब इसमें देखिएगा अभी वर्तमान में तो नहीं लिखवाएंगे क्योंकि वर्तमान में गैर कृषि उत्पादों पर 10% है, इसको छोड़ दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों का कुछ है और एक अभी आप लोगों को सर्विस टैक्स तो आप लोग जानते ही हैं। अब इसके बाद हम लोग जब कल पढ़ेंगे तो कल हम पूरी जीएसटी पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में पूरी जीएसटी पढ़ेंगे क्योंकि ये सब की जानकारी आपके लिए जरूरी थी। क्योंकि देखिए, नीति आयोग पढ़ने से पहले योजना आयोग भी पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि बेस तो क्या है, वही है। अब अगर हम आपको पता नहीं है कि जीएसटी किससे किससे मिलके बनी है तो स्थिति थोड़ी सी गड़बड़ होगी। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि किस पॉइंट पे कौन सा टैक्स लगता है, तो पुरानी चीजों को भूलना नहीं है क्योंकि क्वेश्चन उसी से कोरिलेट करके आता है। ठीक है, कोई क्वेश्चन? सर जैसा जो जब जीएसटी जब इम्प्लीमेंट हुआ है, हाँ, तो सर्विस टैक्स तो खत्म किया है, तो उसका मतलब वैट भी खत्म हुआ है कि नहीं? बिल्कुल सब खत्म हो गया है। हमने तो यही बोला ना कि जैसे सेल टैक्स को खत्म करके कर बना दिया गया वैट, उसी तरह से ढेर सारे, यानी कि भारत में जीएसटी की जो सिफारिश है वो विजय केलकर के द्वारा की गई थी और उन्होंने कहा था कि केंद्र एवं राज्य के कई अप्रत्यक्ष करों को समाहित करके एकल वैट, जीएसटी भी क्या है, एक वैट है। क्योंकि सेल टैक्स क्या था, मल्टी पॉइंट पे लगता था और उसे ला के एक सिंगल पॉइंट पे क्या है, वैट बना दिया गया। उसी तरह से, लेकिन वो राज्य का कर था वैट। अब जीएसटी जो बनी है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, इसमें वस्तु है और सेवा है, उसका नाम है गुड्स एंड सर्विस टैक्स है। तो स्थिति क्या आई कि राज्य तथा केंद्र के कुछ अप्रत्यक्ष करों को क्या किया गया, एक में मिलाकर एकल वैट बनाने की सलाह दी गई थी। और इसमें क्या है कि यह एक मूल्य वर्धित कर होगा, अर्थात इसमें वैट प्रकार के करों के सारे गुण और लाभ शामिल होंगे। अभी देखेगा, सर्विस टैक्स खत्म हो जाएगा, सीएसटी खत्म हो जाएगा, ठीक है, वैट खत्म हो जाएगा, ये सारे टैक्स खत्म होके एक नया वैट बनेगा जिसे आप न्यू वैट के रूप में जानते हैं, जिसका नाम है क्या, जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। बस मुद्दा यह है कि वैट में केवल राज्य के खत्म किए गए थे और जीएसटी में राज्य और केंद्र के दोनों मिला दिए गए, वन टैक्स वन नेशन। लेकिन इसमें से कुछ ऐसे कर हैं जिसको जीएसटी में शामिल नहीं किया गया। क्लियर? जी सर। जी सर। ठीक है, तो फिर कल मुलाकात होती है। हाँ बोलिए। सर एक क्वेश्चन है। हाँ सर, जैसा कि सिगरेट वगैरह बताया था आपने, केंद्र सरकार का कर लगेगा, केंद्र कर लगेगा। हाँ, तो अगर बीड़ी और चिलम वगैरह है उस पे कौन सा कर लगेगा, जो कि राज्य में मतलब लोकली तैयार की जाती है? देखिए, बीड़ी हमने क्या कहा कि अगर तंबाकू का प्रयोग हो रहा है, शुद्धतम की बात आती है कि बीड़ी और गांजा, अब गांजा आधा किलो लेके कहीं जाओ, देखो तुरंत पकड़ा जाओगे, लेवल वाला। लेकिन बीड़ी वाला थोड़ा सा मैटर है कि बीड़ी और सिगरेट, इस पे देखिए, बीड़ी पे कुछ चीजें, इसीलिए कहे ना कि अभी जीएसटी वाला जब पढ़ाएंगे तो उसमें सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। बीड़ी को हम गिनते ही नहीं, क्योंकि बीड़ी स्थानीय चीज है, ठीक है। और बीड़ी पे क्यों लेगा, क्योंकि बीड़ी ऐसी चीज नहीं है कि बीड़ी को क्या है कि प्राकृतिक कुछ चीजें होती है,
ठीक है, तो बीड़ी पे हमको लगता है कि स्टेट गवर्नमेंट ही लेता है, लेकिन अब ऐसा क्वेश्चन पूछनी है तो हमको थोड़ा देख के बताना पड़ेगा, कब कंफर्म करने का, कहीं कहीं किताब में बीड़ी लिखा नहीं है। सिगरेट तो बात आती है, सिगरेट का क्या विकृत रूप बीड़ी है, और बीड़ी का परिवर्धित रूप स्टैंडर्ड रूप सिगरेट है, और सिगरेट का स्टैंडर्ड रूप सिगार है। तो जिस तरह से लेवल बढ़ता जाएगा उसी हिसाब से टैक्स की थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। अब बीड़ी वाला पोर्शन थोड़ा सा हमको कंफर्म नहीं है, हम आपको बताएंगे, लेकिन गांजा पे हमेशा ध्यान रखिएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट लेगी। नहीं वो तो ठीक है, चिलम पे फिर चिलम पे भी वही लगेगी, वही इसका सेम रहेगा ना। चिलम क्या होती है? अरे चिलम होती है मिट्टी की बनाई सिगार जाती है। सिगार हुक्का हुक्का कह रहे हैं, हुक्का। नहीं हुक्का नहीं, चिलम भी तो होती है जो साधु लोग पीते हैं, बाबा लोग पीते हैं तो चिलम होती है। भर के। चिलम में बाबा। गांजा भरा जाता है। अरे अरे सर, ये क्वेश्चन पूछने वाले बाबा ही हैं ये। नहीं तो एक काम करिए, तब आप ही लोग के बाद 4 मिनट हम भी हैं। ये बाबा हैं सर ये। ठीक है, अब देखिए चिलम में भरा क्या जाएगा, पहले नॉर्मली ये बात देखिए कि चिलम में भरा क्या जाएगा, गांजे तो भरेंगे। तो चिलम पे टैक्स लग रहा है, गांजा पे टैक्स लग रहा है। चिलम गांजे पे लग रहा है, लेकिन धुआं निकल, लेकिन सर धुआं तो निकल रहा है ना उससे। धुआं निकल रहा है ना। तो चिलम मतलब वो मिट्टी वाली चिलम से धुआं निकलेगा। क्या है? गांजा जलने से धुआं निकल रहा है तो वो सेंट्रल पे जा रहा है, लेकिन बन रहा है वो राजस्थान स्टेट में, तो वो स्टेट का होगा ना सर। तो वो मिट्टी वाले लोग तो स्टेट में देखिए ये कोई क्वेश्चन नहीं है। अब मिट्टी वाले चिलम पे टैक्स कहाँ से लग जाएगा बताइए? सर सिगार पे कहाँ पे लगेगा? सिगार पे, उसमें तंबाकू पे लगेगा, सिगार थोड़ी ना पीते हैं, बात तंबाकू की हो रही भाई। तो लेकिन सर तंबाकू पे तो सेंट्रल वो लगाएगा ना, स्टेट। हाँ तो स्टेट तंबाकू पे तो जिसमें धुआं वाला तंबाकू उस पे सेंट्रल लेगा। लेकिन सर जो नॉर्मल सर किसी ने जैसे तंबाकू उगाया, ठीक है, और उसने क्या किया, उसको कूट के और सिगार में भर के पीना शुरू कर दिया, वो कहाँ पे लग जाएगा? वो तो स्टेट में जाएगा ना सर। नहीं, एक शराब तो बिकती है देसी और एक ठो वो अंग्रेजी। अब एक ठो कच्ची बनाते हैं लोग, अब ये बताइए उस पे का, वो तो अलाउ ही नहीं है बिकने के लिए, तो अब हम किसको बता दें कि उस पे टैक्स कौन लेगा? या तो उस पे स्टेट ही। ठीक है, तो हम गांजा की बात कर रहे हैं, लेकिन अब चिलम और सिगार पे लगेगा। सिगार पे लगेगा क्योंकि उसमें जो मेन मुद्दा है तंबाकू की बात कर रहे हैं हम। गांजा चिलम, और यहाँ तो लखनऊ में हम लोग देखते हैं कि गुड़गुड़ वाला, वो नवाबो वाला पीते हैं, तो क्या करें, उसमें पता नहीं क्या डालते हैं। अब उसमें राख डाल देते हैं, आग डाल देंगे, उसमें बाद कुछ तंबाकू डाल देते हैं, पीते रहते हैं। तो अब देखिए कि जो तंबाकू वाला पोर्शन है, अब जो पी रहा है वो दे चुका ऑलरेडी, जहां से वो खरीद के लाया वहां से टैक्स गया। ठीक है, लेकिन अब चिलम पे कौन देगा? अब चिलम का और बीड़ी का देखना पड़ेगा भाई, कल अब हम बताएंगे, लेकिन आप लोगों को टेंशन ना लीजिए। ठीक है जी, ठीक है, चलिए, ओके, थैंक यू, गुड नाइट। गुड नाइट।